ईद आने वाली थी। सभी लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। कोई नए कपड़े खरीद रहा था तो कोई सेवइयां, कोई गरीबों की मदद के लिए अनाज खरीद रहा था तो कोई रिश्तेदारों के पास जाने का प्लान बना रहा था। अरे हाँ, इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए, ईद की दावत पर हम सब लोग पहुँचेंगे। आप सेवइयां थोड़ी ज्यादा ही बनाना फूफी। लेकिन इन सब से दूर काला बंदर काली पहाड़ी के काले तालाब के पास बैठकर कुछ और ही प्लान बना रहा था। सभी लोग ईद की तैयारियों में जुटे हैं। खुशियाँ मनाने के लिए सब बेताब है, लेकिन मुझे खुशियों से नफरत है। नफरत! इस बार की ईद मैं लोगों को नहीं मनाने दूंगा। बिना चांद देखे तो ईद होती नहीं है। इस बार मैं चांद की चोरी कर लूंगा। ना दिखेगा चांद और ना मनेगी ईद। काले बंदर ने चांद की चोरी का प्लान बनाया, लेकिन चांद की चोरी कोई आसान काम तो था नहीं। इसलिए उसने कब्रिस्तान के एक कब्र में रहने वाले शैतान का सहारा लेने का सोचा। वो शैतान बहुत ही शक्तिशाली था और काला बंदर का बहुत ही अच्छा दोस्त था। कब्रिस्तान के कब्र से शैतान को निकालने के लिए कब्र को खोदना जरूरी था। इसलिए वो आधी रात को शैतान के कब्र के पास जा पहुंचा। ये रहा वो कब्र। अब मुझे इसकी खुदाई करके अपने शैतान दोस्त को बाहर निकालना है। काले बंदर ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। उसके आकार के साथ साथ शरीर के अंग भी विशाल होते गए। उसके नाखून किसी धारदार हथियार की तरह हो गए। अपने उस नाखून के सहारे उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को काफी खौफनाक बना रही थी। काला बंदर लगातार खुदाई करता रहा। 3 घंटे बीत गए। 3 घंटे हो गए। न जाने ये कब्र कितना गहरा है। हाँफते हुए भी उसने कब्र की खुदाई जारी रखी और फिर वो वक्त आ गया जब उसके नाखून उस शैतान के गाल में चुभ गए। शैतान चिल्लाता हुआ बोला, कौन है? किसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है? ये कहता हुआ वो शैतान कब्र से बाहर आ गया। 50 फुट का वो शैतान दिखने में बहुत ही भयानक था। उसकी एक ही आंख थी। उसके आधे शरीर में मांस था और आधा शरीर हड्डियों का ढांचा था। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था, जिसे वो जीभ से चबड़ चबड़ करके चाट रहा था। क्यों जगाया मुझे? क्यों जगाया? अब तबाही होगी, तबाही। उसके बाद उस शैतान ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने काला बंदर खड़ा था। वो उसे पहचान गया। अरे काला बंदर, तू मेरे दोस्त, तूने मुझे जगाया। बता क्या दिक्कत है तुझे? मैं पल में तेरी दिक्कत दूर कर दूंगा और फिर वापस कब्र में सो जाऊंगा, क्योंकि तू जानता है ना, मैं ज्यादा देर कब्र के बाहर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं कब्र के बाहर रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। काले बंदर ने शैतान से चांद की चोरी की बात कही। चांद की चोरी? ठीक है, मैं अभी उस चांद को चुरा कर लाता हूँ और तेरे हवाले कर देता हूँ। शैतान तुरंत उड़कर आसमान में गया और उसने चांद को अपनी ताकत से काली मिर्च के बराबर बना दिया और उसे एक डिब्बे में बंद कर वापस धरती पर ले आया। ये ले मेरे दोस्त, तेरा चांद आ गया और मेरा जाने का समय भी, क्योंकि तुझे पता है ना, कब्र के बाहर मेरा दम घुटता है। शुक्रिया मेरे यार। अब देखो मैं इस चांद को कब्जे में रखकर लोगों को ईद मनाने से कैसे रोकता हूँ। दोस्त, चांद तो मैं ले आया हूँ, लेकिन इसे संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। अलविदा। ये कहकर वो शैतान फिर से कब्र में समा गया। काला बंदर उस छोटी सी डिब्बी को अपने गले में बांधकर अपनी गुफा में आ गया। अगले दिन की बात है। उसी शहर में रहने वाली 6 साल की सलमा से उसके अब्बू अब्दुल कह रहे थे, सलमा, इस बार ईदी में तुम्हें क्या चाहिए बेटा? अब्बू, मुझे तो लाल रंग की फ्रॉक चाहिए, वो जो हमने मस्जिद के पास बड़े से मेले में देखा था ना। अरे कौन सा? क्या अब्बू, आप भी ना कितनी जल्दी भूल जाते हो, वो लाल रंग की फ्रॉक जिस पर एक छोटी सी गुड़िया बनी थी। अरे हाँ, याद आया। जरूर सलमा, इस बार तो मैं तुम्हें वो जरूर दिलाऊंगा। सलमा जब सिर्फ 2 साल की थी तभी उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। अब्दुल ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था। अब्दुल गुब्बारे बेचा करता था, उसी से उसका परिवार चलता था। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे।
अब्दुल की लाख मेहनत करने के बावजूद भी वो सिर्फ 2 शाम की रोटी ही जुटा पाता था। पिछले 3 सालों से वो सोच रहा था कि ईद पर अपनी बेटी सलमा को नई फ्रॉक देगा, लेकिन उतने पैसे ही उसके पास नहीं होते कि वो उसे नई फ्रॉक दिला पाता। छोटी सी सलमा बेचारी फटे चिथड़े फ्रॉक में ही रहती, लेकिन इस बार अब्दुल ने तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर उसे फ्रॉक दिलाएगा। मौलवी साहब तो कह रहे थे कि आज चांद तो दिख ही जाएगा। मतलब कल ईदी होगी, मस्जिद के बाहर लोगों की बहुत भीड़ होगी। कल मेरे बहुत सारे गुब्बारे बिकेंगे और जब बहुत सारे गुब्बारे बिकेंगे तो पैसे भी बहुत सारे आएंगे। मैं उन पैसों से सलमा को फ्रॉक दिला दूंगा और उसे मीठी सेवैया भी खिलाऊंगा। उसने ये बात सलमा को भी बता दी थी। सलमा बेचारी नई फ्रॉक के सपने देखने लगी। सभी लोग चांद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तय समय से कहीं अधिक बीत गया। चांद का पता ही नहीं था। अम्मा, आज चांद तो दिख जाना चाहिए था, लेकिन आसमान तो बिल्कुल खाली है। चांद कहाँ गया? लोगों को लगा कि शायद चांद आज ना दिखे, कल दिखे, क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाया करता था। लेकिन अगले दिन भी चांद का कोई अता पता नहीं था। सभी लोग चिंता में डूबे हुए थे। उधर अपनी गुफा में काला बंदर खुशी के मारे जोर जोर से हंसे जा रहा था। चांद यहाँ मेरे गले में लटका है, मेरे कब्जे में है। अब कभी नहीं मनेगी लोगों की ईद। इस तरह 3-4 दिन बीत गए। चांद का पता ही नहीं चल रहा था। अब तो सभी लोग किसी अनहोनी की आशंका से डर गए। उधर छोटी सी सलमा खुदा से दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला, अगर चांद ही नहीं निकलेगा तो लोग ईद कैसे मनाएंगे? कैसे मस्जिद में जाकर लोग नमाज पढ़कर एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहेंगे? और मेरे अब्बू कैसे अपनी सारे गुब्बारे बेचेंगे? कैसे मेरी नई फ्रॉक आएगी? क्या इस बार भी मुझे फटी फ्रॉक से काम चलाना पड़ेगा? अल्लाह मियाँ, आप तो बहुत ताकतवर हैं। फिर अपनी ताकत से चांद को फिर से आसमान में ले आइए ना। फिर से हम सभी को ईद मनाने का मौका दीजिए ना। ये उस मासूम सी सलमा की दुआ का ही असर था कि अल्लाह मियाँ ने एक चमत्कार कर दिया। उस शाम इतनी तेज हवा चलने लगी कि तूफान सा आ गया। आज के पहले इतना भयानक तूफान कभी नहीं आया था। उस तूफान के कारण काला बंदर की गुफा तक हिलने लगी। ये कैसा तूफान है जो मेरी गुफा को हिला रहा है? मुझे इस तूफान को अपनी ताकत दिखानी होगी। इसने मेरी गुफा को हिलाया। ये कहकर वो गुस्से में बाहर आया, लेकिन बाहर आते ही उसकी सारी ताकत हवा हो गई। भारी भरकम काला बंदर किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ने लगा। अरे अरे, ये तो मैं उड़ा जा रहा हूँ। ये कैसा तूफान है? तूफान का वेग इतना था कि एक धारदार हथियार एक दुकान से उड़ता हुआ आया और काला बंदर के गले में लटके उस डिब्बे के धागे को काट दिया। धागा कटते ही डिब्बा नीचे गिर पड़ा और उसका ढक्कन खुल गया और काली मिर्च के आकार का चांद डिब्बे से बाहर आया और फिर उसका आकार बड़ा होने लगा। अरे अरे, ये चांद कैसे निकल गया डिब्बे? काला बंदर ये सोच ही रहा था। चांद वापस उड़कर आसमान में चला गया और फिर उस चांद को सभी लोगों ने देखा और खुशियां मनाने लगे। अब्दुल और सलमा ने भी चांद देखा। अब्बू अब्बू, चांद दिख गया, कल ईद होगी, ईद। सभी लोग चांद देखकर जश्न मनाने लगे। काला बंदर गुस्से में चांद की ओर देख ही रहा था कि फिर से तेज तूफान आया और काला बंदर को उड़ाकर ना जाने कहां ले गया। अगले दिन सभी ने पूरे धूमधाम के साथ ईद मनाई। अब्दुल के गुब्बारों की भी उस दिन खूब बिक्री हुई। अब्दुल ने उन पैसों से लाल रंग की फ्रॉक सलमा को दिलाई और सभी ने सेवैयां खाई। दोस्तों, खुदा पर भरोसा रखें, वो हर मुसीबत से हमें बचाएंगे। हमारी ओर से आप सभी को ईद मुबारक। अंधेर वन में रात के समय कभी भी कोई नहीं जाता था। अगर कोई गलती से उस जंगल में चला भी जाता तो सुना है कि वो वहाँ से लौटकर वापस कभी नहीं आता था। ऐसी ही एक कहानी ये भी थी। रोहन को काम से आते वक्त देर हो गई थी तो उसने सोचा, क्यों ना मैं आज जंगल वाले रास्ते से ही चला जाऊं, तो मैं घर समय से पहुंच जाऊंगा। वैसे भी मेरी साइकिल खराब हो गई है। ये सोचकर वो जंगल की तरफ बढ़ गया। वो जंगल में कुछ अंदर ही गया था तो उसने देखा कि एक औरत जो कि प्रेग्नेंट थी सड़क के किनारे खड़ी है। वो रोहन से बोलती है, क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? मैं बहुत थक गई हूँ और अब मुझसे पैदल नहीं चला जा रहा है।
मेरी साइकिल वैसे ही खराब है, मैं तुम्हें इस पर नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें चोट लग गई तो वैसे ही तुम गर्भवती हो, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अरे तुम कैसे आदमी हो, एक गर्भवती औरत को ऐसे जंगल के बीचों बीच छोड़कर चले जाने की बात करते हो? क्या तुम में बिल्कुल भी इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? ऐसा नहीं है, मेरी साइकिल खराब हो गई है, नहीं तो मैं आपको आपके स्थान तक छोड़ देता। मेरी बातों पर यकीन करिए। चलो कोई बात नहीं, अब जब साइकिल खराब है तो तुम क्या कर सकते हो, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। रोहन फिर अपने मन में सोचता है, अरे यार, जंगल में ऐसे किसी औरत को छोड़ना सही नहीं होगा। वैसे भी ये बेचारी गर्भवती है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर रोहन गर्भवती औरत को बोलता है, चलो ठीक है, तुम साइकिल पर बैठ जाओ, मैं इसे पैदल पैदल लेकर चलता हूँ। इससे हम गांव के दूसरे छोर पर पहुँच जाएंगे। वैसे तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? अरे वो मैं पास के गांव में जा रही थी, लेकिन मुझे आते आते देर हो गई, इस वजह से मैं यहीं पर रुक गई क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। फिर रोहन बातें करता करता गर्भवती औरत को साइकिल पर बैठाकर खुद पैदल चल रहा था। तभी उसकी नजर साइकिल के शीशे पर पड़ती है। अरे ये गर्भवती औरत इस शीशे में नजर क्यों नहीं आ रही? आखिर ये सब क्या है? फिर रोहन अपनी साइकिल की तरफ देखता है तो गर्भवती औरत वहाँ मौजूद ही नहीं थी, जिसे देखकर रोहन पसीने पसीने से हो जाता है और साइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है। हे भगवान, ये सब क्या था? वो कौन थी? कहीं वो कोई गर्भवती चुड़ैल तो नहीं? रोहन भागता है, तभी उसके सामने वो औरत आकर खड़ी हो जाती है और हंसने लगती है। रोहन उसे देखकर और तेजी से भागने लगता है और कहता है, आज तो ये औरत मुझे मार ही देगी, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ही सुना था। ये किसी के ऊपर दया नहीं करती। तभी चुड़ैल वहाँ खड़े खड़े ही अपने हाथ को लंबा करती है और पीछे से रोहन की गर्दन को पकड़कर उठा लेती है। रोहन चुड़ैल से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। तू मेरी खुराक बनेगा, मैं तुम्हें खाऊंगी। मुझे इंसानी मांस बहुत पसंद है, इंसानी मांस काफी मजेदार होता है। वैसे भी तुम अच्छे खासे तंदुरुस्त हो, मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर चुड़ैल रोहन को मुंह के अंदर निकल जाती है और फिर रोहन मर जाता है। रोहन घर नहीं पहुंचता तो गांव वाले छानबीन करने लगते हैं। रोहन कहीं आजकल दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गांव छोड़कर भाग तो नहीं गया? मुझे भी वो कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। वैसे वो गया कहाँ होगा? ऐसे आज तक तो कभी हुआ नहीं, वो बिना किसी को बताए कहीं जाता नहीं है, पर इस बार पता नहीं कहाँ गायब हो गया। छोड़ो भाई, कहीं भी जाए हमें क्या करना, हमें तो बस अपने काम से मतलब है। आ जाएगा कुछ दिन में जहाँ भी होगा। हाँ तुम ठीक कहते हो, वो काम से ही कहीं गया होगा, आ ही जाएगा। फिर कोई भी गांव वाला उसकी जांच नहीं करता। कुछ दिनों बाद की बात है, बिरजू नाम का आदमी अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसे तभी गर्भवती औरत उसके खेत के किनारे आकर बिरजू से बोलती है, अरे तुम्हारे पास पीने का पानी है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मुझे पानी दे दो पीने के लिए। तभी बिरजू को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो घूमकर दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। एक गर्भवती औरत कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी, अचानक से कहाँ गायब हो गई? ये माजरा देखकर बिरजू पसीने पसीने होकर गांव की तरफ भागने लगता है और तभी वो औरत अचानक वहाँ पर पहुंचकर बिरजू का पीछा करने लगती है। तुम गर्भवती थी ना, फिर तुम दौड़ कैसे रही हो? आखिर माजरा क्या है? मैं गर्भवती नहीं हूँ, मैं एक झूठी चुड़ैल हूँ जो झूठ बोलकर लोगों को अपना शिकार बनाती है। इतने में वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और भागकर पेड़ पर चढ़ जाती है। उसके लंबे लंबे बाल जमीन पर लटक रहे थे। तभी वो अपनी लंबी जीभ निकालकर बिरजू के गले को बांध देती है। झूठी चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए और तुम मुझे मारना चाहती हो। अरे तुम चिंता मत करो बिरजू, मैं तुम्हें दर्द भरी मौत नहीं दूंगी। वैसे भी मैं बस लोगों को झूठ बोलकर अपने जाल में फंसाती हूँ और उन्हें अपना शिकार बनाती हूँ। पर तुम गर्भवती होने का झूठ क्यों बोलती हो? ऐसा करने में मुझे बहुत मजा आता है। लोग मुझे लाचार समझकर मेरा आसानी से शिकार बन जाते हैं, जैसे आज तुम बन गए। अब तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। मुझे इंसानी मांस काफी पसंद है।
तभी वो चुड़ैल बिरजू का गला अपनी जीभ से दबाकर उसको मार देती है। फिर बिरजू का दोस्त सुरेश उसे मिलने उसके घर जाता है, पर फिर उसे पता चलता है कि बिरजू कई दिनों से लापता है, उसका कोई भी अता पता नहीं है। आखिर ये बिरजू कहाँ चला गया? हमें बिना बताए वो कहीं जाता नहीं है। चलो चलकर उसे खोजते हैं। तभी सुरेश बिरजू को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गर्भवती औरत दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर बोलता है, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम तो एक गर्भवती औरत हो, तुम्हें तो आराम की जरूरत है। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं भटक कर जंगल में पहुंच गई हूँ। मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। ठीक है, मैं अपने दोस्त बिरजू को खोज रहा हूँ। मेरा दोस्त घर से कई दिनों से गायब है, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। तभी अचानक से वो गर्भवती औरत अपने असली रूप में आ जाती है और सुरेश से कहती है, तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसे मैंने मार डाला और अब तुम्हारी बारी है। तभी चुड़ैल सुरेश को अपने नाखूनों से पकड़कर उसको पेड़ पर टांग देती है। अब तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला, इस दुनिया में अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मरना ही होगा। तभी सामने से कुछ लोग आ रहे थे। फिर सुरेश उन्हें आवाज लगाता है, बचाओ बचाओ, अरे मुझे इस झूठी प्रेग्नेंट चुड़ैल से बचाओ। सुरेश की आवाज सुनकर लोग उसकी तरफ आ जाते हैं। फिर लोग सुरेश के पास आकर कहते हैं, अरे सुरेश, यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो फालतू में ही चिल्ला रहा था। नहीं भाइयों, इस जंगल में एक झूठी प्रेग्नेंट चुड़ैल है। वो झूठ बोलकर लोगों के पास आती है और गर्भवती होने का नाटक करती है और फिर उन्हें तंग करती है। फिर पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि यदि कोई भी औरत जंगल के आसपास इलाकों में गर्भवती दिखाई दे तो कोई उसकी बातों में न आए, उस पर ध्यान न दे। उसके बाद लोग चौकन्ने हो गए और कोई भी उस झूठी गर्भवती चुड़ैल का शिकार नहीं बना।